दोस्तों, जो हिंदी का तीसरा पार्ट है, इसके अंदर हम देखेंगे बहुत सारे पॉइंट जो आपके एग्जाम में बड़ा महत्वपूर्ण होते हैं, जो आपको पता नहीं होते हैं। आप सिर्फ रख लेते हैं कि हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसके बाद आपको नहीं पता होता है कि हिंदी दिवस कब से मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है। तो आपसे बहुत सारे क्वेश्चन अब डीपली पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इसलिए हम आगे बहुत ज़्यादा डीपली हम यहाँ पे हिंदी सीरीज कर रहे हैं। तो इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भारत राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है वो आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। भारत में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को 14 सितंबर 1949 को भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 14 सितंबर 1949 को। नेक्स्ट है काका कालेकर। काका कालेलकर, मैथिली सड़क गुप्त यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंदास ने हिंदी को राजभाषा बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। चार ऑप्शन दे देते हैं आपके सामने, उसमें चारों इनका नाम रख देंगे, उसमें एक नहीं होंगे। उसमें आपसे पूछा जाएगा हिंदी राजभाषा को बनाने का योगदान इनमें से किसने नहीं दिया था। तो उसमें जो आपका नहीं होगा इसके अलावा, तो वो उसमें से नहीं होगा। नेक्स्ट है पहला हिंदी दिवस वर्ष 1953 को मनाया गया था। पहला हिंदी दिवस जो है 1953 को मनाया गया। तो हिंदी के अलावा अंग्रेजी दूसरी आधिकारिक भाषा है। हिंदी के अलावा जो है वो अंग्रेजी दूसरी आधिकारिक भाषा है। संविधान का अनुच्छेद 343 हिंदी 8वीं अनुसूची की भाषा है। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश से संबंधित है। हिंदी भाषा को अपना नाम फारसी शब्द हिंद से प्राप्त हुआ है। हिंदी भाषा को अपना नाम जो है वो फारसी शब्द हिंद से प्राप्त हुआ है, जिसका अर्थ होता है सिंधु नदी की भूमि। 11वीं शताब्दी की शुरुआत में तुर्की में के आक्रमणकारियों ने सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र की भाषा को हिंदी यानी सिंधु नदी की भूमि की भाषा नाम दिया है। ये भारत की राज्य भाषा है। अंग्रेजी दूसरी अन्य राजभाषा है। भारत के बाहर कुछ देशों में भी ये आपकी हिंदी जो है बोली जाती है, जैसे मॉरिशस हो गया, फिजी हो गया, सूरीनाम हो गया, गुआना हो गया, त्रिनिदाद हो गया और टोबैगो तथा नेपाल। हिंदी अपने वर्तमान रूप में विभिन्न अवस्थाओं के माध्यम से उभरती है, जिसके दौरान इसे अन्य नामों से जाना जाता है। पुरानी हिंदी का सबसे प्रारंभिक रूप है अपभ्रंश था। 400 ईस्वी में कालिदास ने अपभ्रंश को विक्रमोर वशियम नामक एक रोमांटिक नाटक लिखा था। कौन सा रोमांटिक नाटक लिखा? आधुनिक देवनागरी लिपि 11वीं शताब्दी में अस्तित्व में आई। कब आई देवनागरी लिपि? 11वीं शताब्दी में अस्तित्व में आई, यानी 11वीं शताब्दी के बाद लोग लिखना स्टार्ट कर दिए। नेक्स्ट आता है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 10 जनवरी को दुनिया भर में हिंदी भाषा को बढ़ावा देते हुए विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को पहली बार वर्ष 2006 में 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित पहले विश्व हिंदी सम्मेलन की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया गया था। कब मनाया गया था? 10 जनवरी 1975 को। इस दिवस को पहली बार वर्ष 2006 में 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित पहले विश्व हिंदी सम्मेलन की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया गया। ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस के से अलग है। ये विश्व दुनिया के विभिन्न हिस्सों में स्थित भारतीय दूतावासों द्वारा भी मनाया जाता है। जो भारत में अलग बाहर हैं उनके दूतावास हैं, उनके द्वारा भी मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 21 अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को मनाया जाता है। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे का आयोजन किया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में भाषाई और सांस्कृतिक विविधता तथा बहुभाषित का प्रसार करना है। 1952
में भाषा आंदोलन के दौरान अपनी मातृभाषा के लिए शहीद हुए युवाओं की स्मृति में यूनेस्को ने 1999 में 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। तो कब की थी? 21 फरवरी 1999 में क्या की थी? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने की घोषणा की थी। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2000 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस आयोजित किया था। तो पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब घोषित किया गया था, कब मनाया गया था? तो 2000 में मनाया गया था। नेक्स्ट आता है राष्ट्रभाषा हिंदी। बहुसंख्यक लोगों की भाषा होने से हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। ध्यान रहे, संविधान में राष्ट्रभाषा न होकर राज्यभाषा के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? राज्यभाषा के बारे में बताया गया है। संपर्क भाषा हिंदी। संपर्क भाषा क्या होती है, इसके बारे में बताएंगे आपको। भारत की संपर्क भाषा भी हिंदी है। दो विभिन्न प्रांतों के वे लोग जो अपनी प्रांतीय भाषा ही जानते हैं, जब आपस में संपर्क करते हैं तो समानता हिंदी का प्रयोग आपसी संपर्क के लिए यानी एक माध्यम बन जाता है, माध्यम के रूप में करते हैं। अतः हिंदी हमारी संपर्क भाषा है। कुंभ जैसे मेले में जहां भारत के सभी प्रांतों के लोग एकत्र होते हैं, संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का ही प्रयोग होता है, अंग्रेजी का नहीं। जब दो लोग मिलते हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो हिंदी के माध्यम से पढ़ा रहा हूं और आप जो समझ रहे हैं वो हिंदी के माध्यम से समझ रहे हैं। नेक्स्ट आता है त्रिभाषाई फार्मूला। अब आता है त्रिभाषाई फार्मूला क्या है? पहली भाषा ये मातृभाषा, ये क्षेत्रीय भाषा होगी। त्रिभाषीय फार्मूला क्या है? नंबर पहला है ये मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी। दूसरा है हिंदी भाषी, हिंदी भाषी राज्यों में ये अन्य आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी होगी। गैर हिंदी भाषी राज्यों में ये हिंदी या अंग्रेजी होगी। तीसरी भाषा जो है हिंदी भाषी राज्यों में ये अंग्रेजी एक आधुनिक भारतीय भाषा होगी। गैर हिंदी भाषी राज्य में ये अंग्रेजी या एक आधुनिक भारतीय भाषा होगी। नेक्स्ट आता है मानक हिंदी। मानक हिंदी क्या है? मानक हिंदी के बारे में देखते हैं। मानक हिंदी को परिनिष्ठित हिंदी या स्टैंडर्ड हिंदी भी कहा जाता है। मानक हिंदी को क्या कहा जाता है? परिनिष्ठित या स्टैंडर्ड हिंदी भी कहा जाता है। जब हम ये कहते हैं कि हमें हिंदी का प्रचार प्रसार करना है तो हमारा तात्पर्य ब्रज भाषा यानी अवधी या राजस्थानी के प्रचार प्रसार से न होकर उस मानक हिंदी के प्रचार प्रसार से होता है जो मूलतः खड़ी बोली से विकसित हुई है तथा जो रेडियो टीवी की भाषा है, शिक्षा एवं समाचार पत्रों की भाषा है। क्या है? मातृभाषा। नेक्स्ट आता है धारा 351। क्या है धारा 351? 351 के अनुसार हिंदी का प्रचार प्रसार करना केंद्र सरकार का संवैधानिक कर्तव्य है। 351 में कहा गया है कि हिंदी का प्रचार प्रसार करना केंद्र सरकार का संवैधानिक कर्तव्य है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय राजभाषा विभाग इसी कार्य के लिए निर्मित किए गए हैं। अनेक प्रकार के हिंदी शब्दकोश इसी के अंतर्गत तैयार किए गए हैं। यथाविधि शब्दावली, प्रशासनिक शब्दावली, वैज्ञानिक शब्दावली आदि के कोश हिंदी में उपलब्ध हैं, जिनसे ये पता चलता है कि अमुक अंग्रेजी शब्द का पारिभाषिक हिंदी शब्द कौन सा है। हिंदी का भविष्य उज्जवल है। यदि यह रोजगार की भाषा बन सके तो लोगों की रुचि इसे सीखने की ओर निश्चित रूप से बढ़ेगी। अब पढ़ते हैं राजभाषा। राजभाषा के बारे में देखते हैं। सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहा जाता है। राजभाषा किसे कहा जाता है? सरकारी कामकाज को भाषा को राजभाषा कहा जाता है। भारतीय संविधान के भाग 17 अध्याय 1 के अनुच्छेद 343 आई के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 का तक राजभाषा के संबंध में संविधान भाग में 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा बनाने का प्रस्ताव पास किया था। तब से प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस का आयोजन किया जाता है, जबकि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी शब्द फारसी भाषा से लिया गया है। हिंदी की लिपि जो होगी वो देवनागरी लिपि होगी।
भारत की मुख्य विशेषता ये है कि ये विभिन्नता में एकता है। भारत में विभिन्नता का स्वरूप न केवल भौगोलिक है बल्कि यह भाषाई तथा सांस्कृतिक भी है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1635 मातृभाषाएं हैं। किसके हिसाब से? एक रिपोर्ट के हिसाब से कितनी हैं? 1635 मातृभाषाएं हैं। अब आता है संघ की भाषा। संघ की भाषा पढ़ लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, लेकिन संविधान लागू होने के 15 वर्षों की अवधि तक अर्थात 1965 ईस्वी तक संघ की भाषा के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग किया जाना था। कब तक किया जाना था? 1965 ईस्वी तक किया जाना था। और संसद को यह अधिकार दिया गया था कि वह चाहे तो संघ की भाषा के रूप में अंग्रेजी को प्रयोग की अवधि को बढ़ा भी सकती है। इसलिए संसद ने 1963 में राजभाषा अधिनियम 1963 पारित करके ये व्यवस्था कर दी कि संघ भाषा के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग 1971 ईस्वी तक रहेगा। कब तक रहेगा? 1971 तक। पहले था 1963 तक, फिर उसके बाद 1971 तक कर दिया गया। लेकिन इस नियम में संशोधन करके ये व्यवस्था कर दी गई कि संघ की भाषा के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग अनिश्चित काल तक होता रहेगा। ज्ञातव्य है कि संविधान के 58वें संशोधन के द्वारा ही राष्ट्रपति को संविधान का प्रमाणिक हिंदी संस्करण प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया। कब किया गया? 58वें संशोधन द्वारा। अब देखते हैं 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में जो आपकी भाषाएं दी गई हैं उसके बारे में देख लेते हैं। भारत में इन 22 भाषाओं को बोलने वाले लोगों की कुल संख्या लगभग कितनी है? 90% है। इन 22 भाषाओं को अतिरिक्त अंग्रेजी भी सहायक राजभाषा है और ये मिजोरम, नागालैंड और मेघालय की राजभाषा है। अंग्रेजी पूछा जाता है, अंग्रेजी किस राज्य की राजभाषा है? तो मिजोरम है, नागालैंड है और मेघालय है। इन 3 राज्यों की अंग्रेजी जो है राजभाषा है। कुल मिलाकर भारत में 22 भाषाओं में स्कूलों में पढ़ाई होती है। संविधान की 8वीं अनुसूची में इन भाषाओं का उल्लेख किया गया है। हिंदी राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है। किसके रूप में दी गई है? हिंदी राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं मूल रूप से 14, फिलहाल 22 हैं। ये भाषाएं हैं। कौन सी है? अब आप 22 भाषा देख लीजिए कौन कौन सी भाषाएं हैं, फिर उसके बाद देखें कौन सी भाषा कब जोड़ी गई थी। असमिया है, बंगला है, बोडा है, डोगरी है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी है, मैथिली है, मलयालम है, मणिपुरी है, मराठी है, नेपाली है, उड़िया है, पंजाबी है, संस्कृत है, संथाली है, सिंधी है, तमिल है, तेलुगु है तथा उर्दू है। ये इतनी भाषा जो हैं 22 भाषाएं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। नेक्स्ट आता है कौन सा संविधान संशोधन कब हुआ है और कौन सी भाषा जोड़ी गई है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। 21वां संविधान संशोधन हुआ जो उसमें 1967 में हुआ है। इसमें जोड़ी गई थी सिंधी। ये कौन सी थी? आपकी 15वीं भाषा के रूप में जोड़ी गई थी। फिर आया आपका 71वां संविधान संशोधन कब हुआ है? 1992 में हुआ। इसमें कौन कौन सी जोड़ी गई? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ये आपकी कब जोड़ी गई? 1992 में। कौन सा संविधान संशोधन था? तो 71वां संविधान संशोधन था। नेक्स्ट आता है 92वां संविधान संशोधन। 92वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में। 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, तो कुल मिला के 22 भाषाएं हो गई। मतलब 14 पहले से थी और 15वीं वो सिंधी जोड़ी गई और 3 ये कोंकणी जोड़ी गई, 18 हो गई। फिर 3, 1, 2, 3, 4 ये जोड़ी गई, 22 हो गई। 18, 4, 22। उसके बाद आता है राज्यों में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाएं। कौन से राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है? ठीक है, तो केरल में आपकी बोली जाती है मलयालम। मुख्य भाषा कौन सी है? मलयालम। बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तमिल और कन्नड़। पंजाब में आता है आपका पंजाबी, हिंदी और उर्दू। गुजरात में आता है मुख्य भाषा जो है आपका गुजराती है और बोली कौन कौन सी जाती है? हिंदी और सिंधी। आपका आता है हरियाणा। हरियाणा की मुख्य भाषा जो है हिंदी है, बोली जाती है पंजाबी और उर्दू भी बोली जाती है। उत्तर प्रदेश में हिंदी, उर्दू और पंजाबी भी बोली जाती है। राजस्थान की में हिंदी है और भीली और उर्दू भी बोली जाती है। हिमाचल प्रदेश में जो है हिंदी है और पंजाबी और कोंकणी भी बोली जाती है। तमिलनाडु में तमिल है, पश्चिम बंगाल में बंगला है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु है, मध्य प्रदेश में हिंदी है, बिहार में हिंदी है, उड़ीसा में उड़िया है, मिजोरम में दुसाई है,
महाराष्ट्र में मराठी है, गोवा में कोंकणी है, मेघालय में अंग्रेजी है, त्रिपुरा में बंगाली है, कर्नाटक में कन्नड़ है, सिक्किम में नेपाली है, मणिपुर में मणिपुरी है, असम में असमिया है, अरुणाचल प्रदेश में अंग्रेजी है, नागालैंड में अंग्रेजी है, लक्षद्वीप में मलयालम है। अब आते हैं लिपि के बारे में। लिपि बारे में थोड़ा देखते हैं। लिपि की आवश्यकता क्यों होती है? इसका प्रयोग भाषा लिखने में किया जाता है। क्या करने में किया जाता है? तो भाषा लिखने में किया जाता है। हिंदी की लिपि है कौन सी है? देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि को संस्कृत लिपि भी कहा जाता है। द्विवेदी जी ने कहा था, द्विवेदी जी ने कहा था, क्या कहा था? देवनागरी लिपि को संस्कृत लिपि कहा जाता है। नेक्स्ट आता है आपका, देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है तो ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। देवनागरी लिपि का विकास किससे माना जाता है? ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। दोस्तों ये इसमें ऐसे ऐसे पॉइंट लिए ना तो आपको बड़े बड़े अच्छी किताबों में नहीं मिल सकते। इसके अंदर सारे पॉइंट हमने ऐसे कवर किए हैं ताकि हर एग्जाम के लिए आपके लिए सफिशिएंट ये सीरीज हो जाए। किसी भी एग्जाम दें, कोई सा भी एग्जाम दें, आपको सबसे पहले हिंदी व्याकरण से ही 15-20 क्वेश्चन रखे हुए होते हैं। बाकी संधि, समास, विकास, अनुच्छेद वगैरह ये सब बाद में रह जाते हैं। देवनागरी लिपि की विशेषता क्या है? यहाँ पूछी विशेषता। सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। ये ध्वनि के लिए एक संकेत है। जैसा उच्चारण वैसा ही लिखा जाता है। एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक है। इसमें शिरोरेखा का प्रयोग महत्वपूर्ण है और ये अक्षरात्मक एवं वर्णात्मक दोनों प्रकार की होती है। देवनागरी लिपि का विकास हुआ है तो कुटिल लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि में स्वर कितने हैं? तो 11 स्वर हैं। आ, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, उ, री, ए, ओ, औ। नगरी लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे? काका कालेकर। काका कालेकर कौन थे? नगरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे, संयोजक। किस विद्वान ने नागरी लिपि की जगह रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? तो आपके थे सुनीति कुमार चटर्जी। एस कुमार चटर्जी थे, इन्होंने जो था देवनागरी लिपि को रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था। देवनागरी लिपि में आ के बाहर खड़ी का सुझाव किसने दिया था? तो आपके थे काका कालेकर। काका कालेकर ने दिया था। उनका सुझाव था कि आ में ही मात्राओं को जोड़कर लिखा जाए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव देवनागरी लिपि के अध्यक्ष जो थे आचार्य नरेंद्र देव 1947 में। नेक्स्ट आता देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था तो जयभट्ट के शिलालेख में। कहाँ हुआ था? जयभट्ट के शिलालेख में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद 28-29 नवंबर 1953 की बैठक की अध्यक्षता की थी राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने की थी। देवनागरी एक लिपि है। अक्षरात्मक लिपि और वर्णात्मक लिपि ये दोनों है। बाएं से दाएं लिखी जाती है। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है और दाएं से बाएं लिखी जाती है। तो खरोष्टी लिपि जो है दाएं से बाएं लिखी जाती है। नहीं कहता है बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है जिस प्रकार इसमें लिखी हुई है। नेक्स्ट आता है गुरु ग्रंथ साहिब का संकल्प हुआ था तो किससे हुआ है? गुरुमुखी लिपि से। किसमें हुआ है? गुरुमुखी लिपि में हुआ है। देवनागरी लिपि है कौन कौन सी? देवनागरी लिपि किस किस से है? संस्कृत है, मराठी है, हिंदी है, भोजपुरी है, नेपाली है, कोंकणी है, मैथिली है, गढ़वाली है आदि भाषाओं की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। भारत सरकार द्वारा मानक देवनागरी वर्णमाला प्रकाशित की गई थी वर्ष 1966 में। भारत सरकार द्वारा नामक देवनागरी लिपि वर्णमाला प्रकाशित की गई थी तो वर्ष 1966 में की गई थी। आधुनिक युग में पहली बार ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने के लिए जाने जाते हैं तो जेम्स प्रिंसेस। आधुनिक युग में पहली बार ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने वाला कौन था? जेम्स प्रिंसेप। हिंदी वर्णमाला में मानकीकरण का प्रकाशन हुआ है वर्ष 1967 में हुआ है। लिपि का विकास होता है। भाषा के विकास के बाद लिपि का विकास होता है। लिपि का विकास क्रम क्या है? पहले चित्रलिपि थी, फिर सूत्रलिपि, फिर प्रतीकात्मक लिपि,
अक्षरात्मक लिपि, वर्णात्मक लिपि, इनका इस तरकीब से विकास हुआ है। पहले कौन सी? चित्रात्मक, फिर सूत्रात्मक, फिर प्रतीकात्मक, फिर अक्षरात्मक, फिर वर्णात्मक लिपि। सबसे बाद में कौन सी है? वर्णात्मक। नेक्स्ट है, किस लिपि के सभी व्यंजन स्वरों के माध्यम से ही उच्चारित होते हैं? तो देवनागरी लिपि जो है इसके माध्यम से ही सारे उच्चारण होते हैं। ब्राह्मी लिपि के दो रूप प्रचलित हैं, कौन कौन से हैं? दक्षिणी ब्राह्मी और उत्तरी ब्राह्मी। ठीक है। उत्तर भारतीय लिपियों का विकास हुआ है तो उत्तरी ब्राह्मी से हुआ है। द्रविड़ परिवार की लिपियों का विकास हुआ है, दक्षिणी ब्राह्मी से हुआ है। गुप्त काल में गुप्त लिपि का विकास हुआ है तो उत्तरी ब्राह्मी से हुआ है। देवनागरी लिपि का प्रयोग, पहला उदाहरण 7वीं शताब्दी में मिलने लगता है तो सम्राट हर्षवर्धन के समय से। देवनागरी लिपि का प्रयोग कब से होने लगा है? तो सम्राट हर्षवर्धन के समय से, ये 7वीं शताब्दी थी। अब बाकी प्रमुख लिपियां हैं उनके बारे में देख लेते हैं। लिपि प्रतीक चिन्हों की एक व्यवस्था है जिसके तहत भाषाओं को लिखा जाता है। भारत में भीमबेटका की गुफाओं चित्रों को देखने से ये स्पष्ट होता है कि लेखन कला की शुरुआत चित्रलिपि से हुई है। लेखन कला की शुरुआत किससे हुई है? चित्रलिपि से हुई है। भारत में लिपि की उत्पत्ति हड़प्पा सभ्यता से मानी जाती है। कहाँ से मानी जाती है? हड़प्पा सभ्यता से मानी जाती है, किंतु आज तक मनुष्य उस लिपि को पढ़ने में कामयाब नहीं हो सका है। कब तक? अब तक उन लिपियों को पढ़ने में कामयाब नहीं हो सका है। तो महत्वपूर्ण लिपियाँ थी ये। इसके बारे में ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी लिपि के बारे में पढ़ेंगे इसके आगे वाली वीडियो में। फिर नेक्स्ट वीडियो में खरोष्टी लिपि के बारे में पढ़ेंगे, कुटी लिपि, देवनागरी लिपि के बारे में पढ़ेंगे, सारदा लिपि के बारे में पढ़ेंगे, गुरुमुखी लिपि के, ग्रंथ लिपि के, तेलुगु लिपि के, तमिल लिपि के, ये सारी लिपियाँ। उसके बाद भाषा के बारे में पढ़ेंगे हम, भाषा का विकास कहाँ से हुआ, इसकी नेक्स्ट वीडियो में सारी आएगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।